नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आईएएस में स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों का इस नंदनी आईएएस में स्वागत करता हूं और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको जो यूपीएससी आईएएस की जो प्रीलिम्स डेट पता है परीक्षा की 25 मई 2025, इसी के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और जो लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच है ना, और उसी को टारगेट में रख करके आपके लिए दिया जा रहा है। और मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपके इतिहास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी कवर हो रही है इतिहास की। और इसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा क्लास 7 की जो इतिहास की जो एनसीईआरटी होगी, हमारे अतीत सेकंड पुस्तक का नाम है, वो उसमें हमारा सेकंड अध्याय होगा। इससे पहले हमारा एक अध्याय हो चुका है। तो हम जानते हैं कि आपके लिए समय बहुत उपयोगी है, कीमती है। और उसी समय को ध्यान में रख करके संस्थान आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहा है ना। और हमें पता है कि आप लोग बिना दबाव के और लगभग ये समय जो बचा आपका 6 महीने का, उसे सही से यूज कर रहे होंगे, क्योंकि लगभग 6 महीने समय है, उसमें एक दिन, उसमें दिन के घंटे मिनट सेकंडों का आप सही से उपयोग कर रहे होंगे। तो आपका टाइम गवाए बिना हम चलते हैं, है ना। आपके जो क्लास 7 का जो हमारे अतीत सेकंड जो बुक का नाम है, उसमें जो अध्याय सेकंड है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। और इससे पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलेगा। और आपको भी हम मेहनत से क्लास पढ़ाएँगे, उसको आपको भी आनंद होगा। तो चलते हैं हम आज के अध्याय 2 की तरफ। और जैसे हमें पता है कि आप सही से अपने पास पानी रख रहे होंगे पीने के लिए, और हाथ में कॉपी पेंसिल होगी, जिससे आप जो भी डाउट हैं या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ से एक-एक शब्द को पढ़ेंगे, एक-एक बात को ध्यान से सुनेंगे, और ऐसा सुनेंगे क्योंकि हमें वो याद रह सके। कोशिश करेंगे याद रखने की। तो शुरू करते हैं हम। अध्याय 2 है हमारा ये, और अध्याय का नाम है नए राजा और उनके राज्य। जो नए राजा हैं, जो नए नए राजा बने थे, उनके जो राज्य थे उनके बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने एक बात को एक्सप्लेन किया है, एक एक बात को बड़े विस्तार से बताया है एनसीईआरटी में। हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो मुस्कुरा करके आप चलते रहिए हमारे साथ, है ना। तो कोई दबाव नहीं होगा। बोलते हैं कि मुस्कुराने से समस्या थोड़ी कम लगने लगती है और तनाव दूर होता है। लेकिन हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो 25 मई की डेट है वो हमें ध्यान रखनी है। तो चलते हैं हम आज के अध्याय की तरफ, है ना। नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी है ना, कौन सी? 7वीं शताब्दी के बाद जो कई राजवंश थे उनका उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच जो भी राजवंश है उनके बारे में इन्होंने मानचित्र में दिखाया है। तो एक बार हम मानचित्र को देख ही लेते हैं। मानचित्र 1 है, इसमें 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य हैं, है ना। ये राज्य इनको बारे में हम देख ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि ये जो ऊपर की तरफ ये निशान दिखाया जाता है मैप में, ये नॉर्थ जो दिशा होती है, उत्तर दिशा, उसको दिखाता है ना। तो ये देखेंगे इसमें, ये मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब इनका क्षेत्र है ना। ताइस ये कश्मीर का इलाका है ना। ब्यास नदी, झेलम नदी, इनको इनको नदियों के बारे में पहले से हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अब ये जो क्षेत्र दिया गया इसको हम देखेंगे, ये वाला। इसमें जो ये नगर है ना, इंद्रप्रस्थ, और इसमें चाहमान, कन्नौज की जगह है, प्रयाग जगह है, बनारस, और ये चंदेल, गुर्जर प्रत्याहार, परमार, ये इन वंशों के नाम दिए गए इनमें, इनमें बताया गया है इनको। अब इसको ये देखेंगे, देखो ये जगह जो ये इलाका ये कवर किया गया ना इससे, ये इसमें जो जगह दी गई है इसका नाम पहाड़पुर है। और ये पाल वंश के बारे में इन्होंने बताया है कि मतलब इनके इनके ये क्षेत्र रहे होंगे। ये नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। हमने जो इससे पहले जो हमारे लेक्चर में हम इनको पढ़ चुके हैं।
ये राष्ट्रकूट इतना जो क्षेत्र है ना वाला, ये वाला, ये जो क्षेत्र दिखा गया है, ये राष्ट्रकूट माल की जगह का नाम है, जिसे मान्य खेल बोलते हैं, है ना। माल्य, मान्य खेत बोलते हैं इनको। और ये जो इनकी जगह दिखाई गई, ये वाली, ये इसमें चोल, चेर और पांड्य, ये इनके वंशज रहे इनमें। उत्कल, गंगा, कलिंग, पूर्वी चालुक्य, ये इनके नाम दिए गए हैं। और चीज़ों के बारे में उन्हें बता दिया था। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं ना, ये लक्षद्वीप है ये वाला। तो इसमें जानने के लिए और कुछ रहा नहीं है इनके बारे में, इन्होंने अपनी एनसीईआरटी आपको बता रही है। तो जैसे मानचित्र में आप गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज उनके राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? ये आप लोगों के लिए काम जो जिस तरह से मिलता आ रहा है वो मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो इस तरह की जो सीमा दिखाई गई है ना, ये रेड कलर में, ये क्या है, इनकी परिवर्तन, जो परिवर्तनशील सीमाएं थी वो दिखाई गई हैं। हमने इसको, मैप को हमने अच्छे से देख लिया है। तो चलते हैं नए राजवंशों का उदय। तो नए राजवंशों का उदय हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो बड़े ध्यान से और बड़े आत्म से जाते हैं, अगर हम चीज़ को हम ध्यान से सुनेंगे तो वो हमें चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आती हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे, शुरू करते हैं इसको। कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं सदी आते आते की बात कह रहे हैं ये। योद्धा, भूस्वामी, इन लोगों का ये अस्तित्व में आ चुके थे। जैसे इसमें बड़े भूस्वामी हो गए हैं ना, योद्धा, योद्धा सरदार अस्तित्व में ये लोग आ चुके थे 7वीं शताब्दी आते आते। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो सामंत मैंने बता दिया है, सामंत क्या होता है ना, जिसके कब्जे में ज्यादा जमीन हो या जिसका क्षेत्र अधिक हो उसको हम बोलते हैं सामंत। तो इनको मान्यता देते थे, उनसे उम्मीद की जाती थी सामंतों से कि वे राजा या स्वामी को, राजा स्वामी के लिए उपहार लाएं, कुछ भेंट लेके आए। तो ये उनसे उम्मीद की जाती थी इन सामंतों से, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ये सामंतों से उम्मीद की जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपना सामंत बना लिया, उनसे उम्मीद की जा रही है ना। तो इसमें आगे देखते हैं कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर के रूप में देखते हैं, है ना। इनके पास अधिक संपत्ति हो गई, है ना। जब ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो ये अपने आप का विस्तार कर लेते थे। जैसे बताया गया, जैसे महासामंत, महामंडलेश्वर, यानी कि महामंडलेश्वर का मतलब हो गया पूरे मंडल का महान स्वामी। ये सामंत बन जाते थे धीमे धीमे, क्योंकि राजा इनसे ही अपेक्षा रखता था कि हमें ये चीज ला के दो, हमें उपहार ला के दो, हमारे यहाँ हाजिरी लगाओ। तो इन्हें शक्तियाँ मिल जाती थी, तो उनका ये उपयोग करके अपने क्षेत्र का विस्तार महामंडलेश्वर के रूप में ये कर लेते थे और एक बड़े स्वामी बन जाते थे उस मंडल के। वही इसमें बताया है कि कभी कभी भी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जिस स्वामी के अंतर्गत ये काम करते थे, कभी कभी वो उनसे अलग ही हो जाना चाहते थे। आप समझेंगे। तो वही बात है, इस तरह का एक उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। क्या उदाहरण? कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का, जो दक्कन क्षेत्रों का राष्ट्रकूटों का था, शुरुआतों में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इसमें कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके ये अधीन थे। फिर बाद में क्या होता है, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। किसने? दंतिदुर्ग ने। जो चालुक्य स्वामी की जो अधीनता थी उससे इनकार कर दिया कि हमें आपकी अधीनता नहीं करनी है, क्योंकि वो पावरफुल हो चुका था ना। और उसे हराया और हिरण्यगर्भ, मतलब उसको, जो चालुक्य वंश का जो स्वामी था उसको हरा दिया, चालुक्य स्वामी को हरा दिया। और उसमें क्या किया, हिरण्यगर्भ मतलब शाब्दिक अर्थ बोले हैं सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होगा सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे
याजक, जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, ये माना जाता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जो कुछ उद्यमी परिवार थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, अपने राजशाही को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये काम किया, सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदव, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, है ना। कौन थे? हरिचंद्र ब्राह्मण थे, गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। जिनका परंपरागत जो जिनका काम था, पैसा था, उसको छोड़ करके ये अपना लिया उन्होंने। तो क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कहाँ कहाँ? कर्नाटक में और राजस्थान में इन्होंने अपने राज्य जो सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने शस्त्र को अपना लिया। जो पिछले जो अपने जो काम करते होंगे, जो उनका पैसा रहा होगा, उसको छोड़कर इन्होंने शस्त्र वाले पद्धति को अपना लिया और वो उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, है ना। तो वही इसमें बताया गया है। और राज्यों में प्रशासन थोड़ा हम देख लेते हैं इसको, है ना। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धिराज, अब देखिए इसमें महाराजा धिराज को इन्होंने बताया है कि राजाओं के राजा, जो राजाओं के राजा थे कौन थे? वो महाराजा धिराज। तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी बोलते हैं इसे हम, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो इनको पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ये इनके लोगों के साथ क्या करते थे? अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, जिससे वो चलाना उनको आसान हो। तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी हमें क्या क्या सिखा रही है हमें, है ना, क्या होता था अतीत में, तो वही हमें पढ़ने को मिल रहा है। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? ये आपके लिए रखा गया है ये बात। तो कुछ आपको भी करना है ना, हम तो कर ही रहे हैं, कुछ आपके लिए करेंगे। और जो आप जो खुद अपने से करेंगे तो वो आपके समझने की ज़्यादा वरीयता प्राप्त होगी आपको, है ना। तो हम आगे चलते हैं इसमें। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, उत्पादक कौन हो गए? उत्पादक वही तो हो गए, जैसे किसान हो गए, पशुपालक, और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, तो यही उत्पादक थे, है ना, उत्पादन करते थे। तो इनसे क्या करते थे? संसाधन को इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का, अक्सर है ना, अक्सर लिखना चाहिए यहाँ पे, तो इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब जिनका जो उत्पादन होता था उसका एक हिस्सा उनसे लेने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, या उनसे मनाया, उनको समझा करके किसी भी तरह से उनसे लिया जाता था, ये इन्होंने बताया है। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। इनके उत्पादन का जो एक हिस्सा था उसको कभी कभी क्या करते थे? उसको लगान के रूप में वसूलते थे, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो प्राप्त करने वाला था वो क्या बोलता था? हम भूस्वामी हैं, हमें आपके उत्पादन का एक हिस्सा हमें चाहिए। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, जो राजस्व था वो व्यापारियों से भी लिया जाता था, इन्होंने इसमें ये बताया है। देखो 400 कर के बारे में उन्होंने बताया कि 400 कर में क्या क्या, देखो कौन कौन से कर लगते थे उस समय। तो जो कर लगते थे उनको हम पढ़ लेंगे, और आज हम ये जानें कि जो कर पहले लगते थे क्या वो आज वो कर हमसे सरकार ले रही है, तो वही हम देखेंगे। देखो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं।
यानी कि 400 तरह के कर लगते थे। अब कौन कौन से हैं? सबसे अधिक उल्लेखित कर है भेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, है ना? काम जो श्रम करते हैं ना, उसके रूप में ये लिया जाता था ये कर। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई कौन थे? भू राजस्व थे। मकान पर छाजन, है ना? छाजन मतलब कुछ छत वगैरह डालते थे, उसको बोलते हैं। तो मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। अगर हम मकान बनाते हैं, मकान पर जो हम छत बनाते हैं तो उसके लिए भी कर देना पड़ता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अब सीढ़ी का इस्तेमाल करते उसके लिए भी कर लगा, ये लगाते थे, है ना? पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर। जो भी पारिवारिक संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकारी जो बनता है, तो जो उत्तराधिकारी बनता है तो वो भी कर देता था, इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। आप इसमें देखेंगे क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? आप बता सकते हैं कि इनमें से जो कर ये लगते थे कि आज उनमें से कोई भी कर आज वसूला जाता है? आप बताएंगे, है ना? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। तो ये संसाधन जो कर थे, ये लेते थे, क्या थे? ये वित्तीय संसाधन था राजा का, जिसके बारे में ये बताया गया है। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो ये वित्तीय संसाधन था, इसका निर्माण मंदिरों में, है ना, और दुर्गों के बनाने में होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ये उनमें भी यूज करते थे, जिन मार्गों में व्यापारिक संभावनाएं थी, है ना, उपजाऊ भूमि मिलने की संभावना थी। तो उनके लिए उनके युद्ध में जो जो ये पैसा या वित्तीय संस्थान खर्च करते थे, तो उसके लिए वो उसे अर्जित करते थे और उसे यूज करते थे उसमें। तो इसमें ये बताया गया है। तो राजस्व वसूली के लिए, किसके लिए? राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। यानी जो जो भी व्यक्ति राजस्व वसूलेगा, तो ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रभावशाली हो, जिससे उसका कुछ खौफ हो, जिससे डर या उसके खौफ से या किसी अन्य कारण से वो वहां से कर वसूल सके लोगों से। तो उनको ऐसी नियुक्ति की जाती थी, है ना? प्रभावशाली व्यक्ति की नियुक्ति करते थे। और प्राय वंशानुगत होती थी, मतलब उसी परिवार से उनकी नियुक्ति होती रहती थी। ये बताया गया है। सेना में भी ऐसा ही होता था, मतलब सेना में भी वो ऐसे ही करते थे। और कई बार राजा के निकट संबंध ही इन ओहदों पर होते थे, ओहदों मतलब इन पदों पर होते थे। तो वंशानुगत रखा गया है इनमें, इन चीज़ों को, जैसे सेना के पदों पर भर्ती होना, ना, कर वसूलने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करना, तो ये वंशानुगत कर दिए थे, क्योंकि वो प्रभावशाली परिवार से रख रहे हैं, मतलब संबंध रख रहे हैं। नहीं लग रहा हाँ इनका इफेक्ट ज़्यादा है समाज में, जिससे वो कर को अचीव कर सकें। तो यही बताया गया इसमें। और इसमें हम ये देखेंगे कि प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों से भिन्न था। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कि जो प्रशासन का जो रूप था वो आज से किस तरह से भिन्न था। तो एनसीईआरटी आपको हर चीज बता रही उस समय क्या था, आज क्या है ना? तो इनका क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इनका क्या रोल हो सकता है। इसलिए यहाँ से जो हमारी परीक्षाएं हैं, जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, उनसे सवाल यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यही यही बातों को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और चीज़ें जब कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो हमें याद भी रहती है ना। और जो हमारे सामने से जब गुजरता है वो वाक्य, वो शब्द जो हमने पहले पढ़ा है, तो हम उस पर ज़्यादा नज़र टिका सकते हैं और वो आंसर हमारा सही भी हो सकता है ना? तो यही बात है। तो प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान ये है कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं। ये कहा है, ऐसे भी ब्यौरे उनमें हो सकते हैं जो सत्य भी नहीं हो सकते हैं। प्रशस्तियाँ का मतलब हमने आपको पहले बता दिया है क्या है ना? लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। इन प्रशस्तियों को पढ़ के ही तो हमें मालूम पड़ता है कि शासक अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को दर्शा रहे हैं, है ना? तो देखेंगे हम इसमें पढ़ रहे हैं कि मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में, ना, मिसाल के लिए जो सूरवीर है के विजय योद्धा के
रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। हर चीज को कैसे डिफाइन किया आपकी एनसीईआरटी ने, हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है ना। बार बार पढ़ने से, अगर एक बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ने की समस्या है वो खत्म हो सकती है ना। तो नागभट्ट की उपलब्धियां इसमें जो बताई गई है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, कि नागभट्ट की क्या उपलब्धियां रही है ना, क्या उपलब्धि रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि कई शासकों ने, है ना, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। किसमें? प्रशस्तियों में। जिनकी जो भी उपलब्धि रही है वो उन्होंने, जो प्रशस्तियां रही हैं उनमें उसका बखान किया, उनका चित्रण किया है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, यानी कि इससे जो पहले की आप जो क्लास 6 की जो इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ी है उसके बारे में उसने बताया कि उसमें आप वहाँ पे जो पढ़ा है वहाँ से आप देख सकते हैं। संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर या मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्या? कि आंध्र, सेंधव, सेंधव बोलते सिंधु को, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, है ना, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे, है ना। ये इस क्षेत्र जो राजा है वो तभी धराशायी हो गए थे जब वो राजकुमार थे, तो यही इसमें बताया गया है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया, डॉट डॉट मतलब इसकी आगे की कहानी, है ना। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसकी आगे की कहानी और भी है, इसमें आगे को मतलब बड़ी कहानी है जो उसमें डॉट डॉट में शॉर्ट में दिखा दिया है। तो उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुर्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। इनको मतलब राजा को इनको क्या किया? पराजित किया। वो आपके एनसीईआरटी में दिखा दिया है। तो हम, ये आप लोगों के लिए फिर भी ये आ गया है ना। तो इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, ये आपके लिए है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। कौन? राजा लोग किनको? ब्राह्मणों को। किससे? भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। किस, कौन से पत्र पर? ताम्र, है ना, इन पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, मतलब जिसको भूमि दी जाती थी उसको ये ताम्र पत्र पर उसका विवरण लिख करके, मुहर लगा करके, राशि मुहर लगा करके, जो भूमि जिसको दी जाती थी उसको ये ताम्र पत्र दिया जाता था। ताम्र पत्र मतलब तांबे का ही होता होगा, वही है। तो ये देख सकते हैं ताम्र पत्र, ना, इनमें राजा की मुहर लगी है, ये राजा की राशि मुहर लगी हुई है ये, और इन पर लिख दिया गया है जिसको भूमिदान दी जा रही है उसके लिए। तो ऐसा ही होगा, बैनामा टाइप का होगा, तो देख सकते हैं इसको। चित्र 2 में यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है। इसमें थोड़ा संस्कृत में और थोड़ा तमिल में लिखा है, मतलब संस्कृत तमिल दोनों भाषा में लिखा है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। नहीं, किसमें? 9वीं सदी में जो शासक के द्वारा जो भूमि दान अनुदान की गई थी, दान दी गई थी, उसका उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। जैसे ये जो मोहर लगी है, राशि मोहर लगी हुई है, ये तो खराब भी नहीं होगा। तो उस समय ये उपलब्ध थे, ये धातुएं। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था वो देख लेते हैं ना। जो भूमि दी जाती थी उसके साथ में क्या क्या दिया जाता था, तो उसको हम थोड़ा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। क्या है? जो चोलों के द्वारा जो भूमि दी जाती थी उसके, जो भूमि दी जाती थी उसका एक अंश इसमें दिया गया है ना।
जो तमिल भाग का एक अंश है। क्या है कि हमने हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। मिट्टी की मेड़ बना दी, कांटेदार झाड़ियां लगा दी, और जिससे हमारी भूमि चिन्हित हो गई कि हमारी भूमि यहाँ तक, इतने इतने दूरी तक हमारी भूमि है ना। तो वही है। इस भूमि पर ये चीजें हैं जैसे फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, वो भी चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, फौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें ये बनी होती थी। हाँ? जिससे ये भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता है। जिसको जी ये जो भूमि दी जाती थी इससे क्या होगा, वो कर वसूली कर सकता है। कि इनमें इतनी चीज पाई जा रही है, नदियां हैं, दलदली भूमि है ना, फलोद्यान है। इससे क्या करते थे, ऐसी भूमि जिसको दी जाती थी, क्या करता था वो, टैक्सेशन मतलब कर वसूलता था। वह न्यायाधिकारियों, है ना, द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। मतलब जो भी न्याय अधिकारी थे, न्याय के अधिकारी जितना कर लगाते थे, जितना बताते थे उतना वो कर वसूलते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, पान के पत्तों पर भी कर लगता था। बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, जो कपड़े बुनते थे उस पर कर लगता था। साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर, जो वाहन यूज होते थे उस समय प्रयोग में लाते थे, उन पर भी टैक्स लगते थे, लेते थे वो। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटा झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। इन चीजों का भी वो ध्यान रखता था, है ना। तो पानी बर्बाद ना हो, उस समय उनको भी पता था, है पानी अगर बर्बाद होता तो क्या होगा। आज देख ही सकते हैं आप लोग। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत हैं, उल्लेख है, उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। आप सूची बनाएंगे और आप पता करेंगे कि इनका जो इस्तेमाल होता था वो कैसे क्या होता था, है ना। आगे देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। बृहद माने बड़ा, है ना। तो एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। किस पर, कश्मीर पर जिस राजा ने शासन किया था उसके बारे में इन्होंने बताया है। क्या बताया है, इससे कलहड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है कश्मीर का इतिहास। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों और दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। मतलब इन्होंने इन्हें स्रोतों का प्रयोग किया है ना। प्रत्यक्षदर्शियों, दस्तावेजों को, है ना, अपने वृत्तांत लिखने के लिए जो शिलालेख यूज किए थे उनका, और जो पहले के इतिहासों समेत जो अनेक तरह के स्रोत हैं इनका इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर 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 को अक्सर लिखना चाहिए वहाँ पे, तो अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है ना। तो जो भी इनकी शासकों की जो नीति थी उनके बारे में जो भी रुख थे वो उनको उन्होंने इसमें बताया है, उनकी आलोचना इसमें दिखाई गई है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। कैसा था, असाधारण ग्रंथ था। अब धन के लिए युद्ध, धन के लिए युद्ध इसको हम देखते हैं ना। तो वही आपको वही करना है, जैसे कि आप हमारी क्लास देख रहे हैं और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत से क्लास देख रहे हैं। तो आपके जिन ज़रूरत मित्रों को ज़रूरत होगी, या जो इन्हें देखना चाहते होंगे और जिनको ज़रूरत होनी चाहिए एक परीक्षार्थी को, और विशेषकर इसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप इन्हें अपने दोस्तों को शेयर करें, इस क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप हमारे इस चैप्टर की तरफ चल रहे हैं और इसमें हम आगे चलते हैं कि आपने यह गौर किया होगा, क्या गौर किया होगा, कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था।
राजवंश का आधार क्या था? कोई विशेष क्षेत्र से संबंधित किया गया है इसमें। देखेंगे वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। अपने क्षेत्र में तो थे ही वे, लेकिन वे दूसरे जो क्षेत्र थे उन पर भी नियंत्रण रखना चाहते थे। तो वही इसमें बताया गया है। क्यों रखना चाहते थे, क्या बात थी, ये हम इनको बाद में आगे जो विस्तार होगा उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो जहाँ जैसी समझ दी जा रही है, अगर हम वैसा ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो एक विशेष रूप से एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कौन सा? कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये जो शासक हैं, कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये पाल वंश, इनके जो शासक थे सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे। अब तीन पक्ष कौन थे तो उसमें देख लेते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। क्योंकि इसके तीन पक्ष थे इसलिए। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 62 से 66 के बीच में, है ना, जो भी ये पेज उनमें देखेंगे कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उन्होंने बड़ा मंदिर बनवा दिया तो अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने लगे, हाँ ये मंदिर हमने बनाया है तो ये जगह हमारी हुई, इस तरह का वो उनका रहा होगा, है ना। तो सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। इसको, मंदिरों को भी, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। हाँ, मंदिर क्यों संपन्न होते हैं आप समझ सकते हैं। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसकी जो डिटेल पढ़ेंगे वो अध्याय 5 में बताई गई है। तो थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं। इस मानचित्र एक को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। क्या कारण हो सकते हैं, आप हमें सोच के बता देंगे इस कमेंट बॉक्स में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सुल्तान के बारे में देख लेते हैं ना। सुल्तान किसे कहते हैं? अरबी भाषा का शब्द है ये सुल्तान, इसका मतलब है शासक। तो आपकी एनसीईआरटी आपको इतना अच्छे में हर चीज़ को बता रही है और आप समझ भी पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे आसानी से। तो हम इसमें अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर करनी है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान, है ना। गजनी जो अफगानिस्तान की एक जगह है, गजनी कहाँ की जगह? अफगानिस्तान की गजनी। उसका सुल्तान महमूद। तो गजनी जगह अफगानिस्तान में पड़ती है, उसका सुल्तान महमूद, है ना। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध थे या प्रसिद्ध हैं, उसने 997 से 1030 तक शासन किया। कब तक? 997 से लेके 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, कहाँ कहाँ, जो मध्य एशिया के भाग कौन कौन से, जैसे ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार, इन्होंने गजनी जो जगह है वहाँ पे, तो जो सुल्तान महमूद उन्होंने किया था, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उपमहाद्वीप पर, जो उपमहाद्वीप जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वह हर साल हमला करता था, लेकिन उसका निशाने थे का, क्या निशाना था? संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। संपन्न मंदिर पर उसका निशाना अधिक था, तो जिनमें जो गुजरात का जो मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, उस पर उसका निशाना अधिक था, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर संपन्न है। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा, सॉरी, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, तो महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो ये यहाँ से जो धन उठा के ले गए थे, तो उन्होंने अपने यहाँ एक वैभवशाली, है ना,
तो बेबी जो राजधानी थी उसका निर्माण इन्होंने किया था। और उसमें हम देखेंगे कि सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। सुल्तान ने जो भी लोगों को जीता था उनके बारे में भी वो बातें जानना चाहता था। तो उनसे अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। इसको अल बेरूनी नामक एक विद्वान को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, इसमें अरबी में अरबी में जो भी कृति लिखी गई उसके बारे में बताया है। कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे इतिहासकार इनके बारे में जानते हैं और जिसको हम पढ़ते हैं। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। उन विद्वानों से जो संस्कृत के विद्वान थे उनसे परामर्श किया, सलाह समझौता किया उन्होंने। और युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, है ना। जो युद्ध करने वाले दूसरे राजा थे कौन थे? चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए थे। कौन? चाहमान, जिसे बाद में क्या चौहान के रूप में जाने गए थे, जो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं की कैटेगरी में ये आते हैं। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे उस पर क्या करते थे? शासन करते थे। वही इसमें बताया गया है। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। पश्चिम की दिशा में और पूर्व की दिशा में उन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहा, लेकिन ये क्या होता है आगे? तो जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहडवालों से टक्कर लेनी पड़ी। ने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कौन गहडवालों से क्या करनी पड़ी? टक्कर लेनी पड़ी, क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो कोई अपनी जगह में कैसे आने देगा? वही बात है। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो 1168 से लेकर 1192 तक इसका टर्म दे रखा है, पीरियड दे रखा है शासन का, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। इसको सुल्तान मोहम्मद गोरी को कब हराया? 1191 में, 1191। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। लेकिन दूसरी बार ये हार गया 1192 ईस्वी में। और इसको थोड़ा और आगे देखेंगे हम। चोल राज्य नजदीक से एक नज़र हम देख लेते हैं ना। तो इसको हम देख लेते हैं। ये दिखाया गया इसमें, ये नर्मदा नदी बह रही है ना, ये वाली ताप्ती नदी। ये यादव वंश चालुक्य ये दिखाया गया, चालुक्य विक्रमादित्य शिक्ष के अंतर्गत है ना। कल्याणी ये जगह का नाम दिया गया है, कदम्ब दिया गया है और बादामी। और ये जो क्षेत्र दिया गया है, जो परिवर्तनशील सीमाएं इसमें बताई गई हैं, ये जो दिखा दिया इन्होंने कि ये जो इस तरह का जो चिन्ह इसमें दिया गया है जिससे सीमाएं दिखाई गई हैं, ये क्या है? ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं। ये जो दिखाई गई है सीमा परिवर्तनशील, ये वाली सीमा, इनमें बनवासी ना, नौलामाबादी, काकतीय, बेगी, दक्षिण कलिंग, चोल, गंगावादी, कोची, ये जगह के नाम दिए गए, ये वंश हैं। और इसमें उरेवर मदुरई है ना, पांड्यन, ये तंजावुर, गंगई कोंडू, चोलपुरम, ये दिखा गया इनमें। तो ये जैसे चोल हो गए, ये गंगावादी, ये बनवासी हैं, इनमें जो लोग थे उनके बारे में ये बताया गया है आपके इस मैप में। ये तो हमने बता दिया, ये लक्षद्वीप वगैरह और ये हिंद महासागर, ये है ना। तो एक बार फिर देख लो मैप को सही से। तो हमने कहा जैसे आप मैप अपने पास रखेंगे तो उनमें ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। मैप में आप देख सकते हैं।
हम पहली क्लास से आपको बोलते आ रहे हैं कि आप अपने पास एटलस रखिए, मैप रखिए, और इसमें जो चीज़ जहाँ बताई जाती हैं आप उन्हें गौर से देखेंगे, और जो यहाँ जो चीज़ बताई जा रही है अपने वहाँ पे लिख भी सकते हैं, जिससे क्या होगा, रिवीजन में आपको आसानी होगी। वो चीज़ जब एक बार आपकी नज़र से गुजर जाती है तो आप उन्हें समझ सकते हैं ना। तो वही बात है। तो मानचित्र दो, चोल चोल राज्य और उसके पड़ोसी, ये हमने आपको इसमें बता दिया। तो उरेयूर से तंजावुर तक की जो कहानी है हम इसमें पढ़ते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक की जो कहानी हम इसमें देखेंगे क्या है, कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया, कि चोल वंश था ये सत्ता में आया कैसे, वो इसमें बताया है। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मुटियार मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ? कावेरी डेल्टा में। ये थोड़ा टर्म नाम लेने में वैसा हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये लिखा इस तरह से गया है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। बेकाचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। इन्होंने, विजयालयों ने, इनको हरा करके, मुटरियारों को हरा करके जो डेल्टा वाला क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। तो देखो, इन चीज़ों को हम नोट भी कर सकते हैं, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसुदीन देवी का मंदिर बनवाया। कौन सा शहर? तंजावुर शहर। और मंदिर कौन सा था? निशुम्भसुदीन देवी का मंदिर। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। जो विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, जो पड़ोसी के जो क्षेत्र थे उनको जीता, और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। जीतते गए, वो राज्य बढ़ता गया और वो शक्ति उनकी बढ़ती गई। तो इनमें बताया गया है कि दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। पांड्यन और पल्लव जिनके जो इलाके थे क्या हुए, इस क्षेत्र के हिस्सा बन गए। देखिए, छोटा सा डेल्टा जीता था उन्होंने, धीमे धीमे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली, राज्य बढ़ा लिया। तो एनसीईआरटी आपको हर चीज बता रही है। राज राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, कौन? ये जो राज, हाँ, राज जो प्रथम है, ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली। 985 में राजा बना। कब बना था ये? 985 में राजा बना था ये। उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। मतलब अपने क्षेत्रों पर इसने, क्षेत्रों में ज्यादा विस्तार किया ने, है ना, जो क्षेत्र थे उन पर ज्यादा नियंत्रण किया था विस्तार के साथ साथ। तो वो देखेंगे। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। जो साम्राज्य का जो प्रशासन था उस प्रशासन का भी उसने दोबारा से गठन किया। राज के पुत्र, और इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इसने, राजेंद्र प्रथम ने, गंगा घाटी, श्रीलंका और कहा, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर इन्होंने क्या किया, हमला किया, जो इन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता था। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। ये अभियान जो बनाया उसने, उसके लिए क्या, उन्होंने एक जल सेना भी बनाई। तो हम आगे देखेंगे। भव्य मंदिर और काशी मूर्ति कला, उनको हम जानेंगे। जो भव्य मंदिर जो देखते हैं, जो काशी मूर्ति कला है, उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं।
तो जब एनसीईआरटी में लिखा है तो हम पढ़ेंगे, एक-एक शब्द को पढ़ेंगे। हमने कहा है पहले भी कहते चले आ रहे हैं, एक-एक शब्द को पढ़ेंगे, एक-एक टर्म को समझेंगे, है ना? और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। राजराज और राजेंद्र प्रथम को हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। एक मिनट। राजराज और राजेंद्र प्रथम तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक एक क्या है, चमत्कार है। जो हमने ये हाईलाइट कर लिया है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, इन वर्डों को समझेंगे इनको। ये जगह के नाम है ना? और इनके नाम है राजाओं के। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर थे क्या है, अपने आसपास की बस्तियां थी उनके क्या बन गए, ये केंद्र बन गए, है ना? तो ये विकसित होने वाली बस्तियां थी, उनके क्या हो गए, ये केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पाद के केंद्र थे। किसके? शिल्प उत्पाद के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। देख सकते हैं आप लोग, हर चीज को एनसीईआरटी एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके इसमें दिया गया है, और हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, है ना? जो उन भूमि से जो भी उपज मिलती थी, तो ये लोगों के लिए खर्च होती थी जो उस मंदिर के आसपास रहते थे, या उनके उसके जो मंदिर में जो काम करते थे उसमें। तो कौन थे, देखो देखते इसको, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित हो गए, है ना? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, बेहतर। तो ये लोग काम करते थे, इनके लिए जो संपत्ति थी इनके लिए खर्च होती थी। जो इस भूमि की उपज थी उसके बारे में उन्होंने बताया है। इनको हम आगे और पढ़ लेते हैं। तो मंदिर का आप चित्र देख सकते हैं, ये मंदिर का चित्र है। पहले इस तरह के मंदिर हुआ करते थे। देख सकते हैं आप लोग इस मंदिर को। अच्छा मंदिर है, काफी ऊंचा भी है। और वो देखेंगे आप लोग इसको, चित्र 3 में गंगई कोटचोलपुरम का मंदिर है ये। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए, है ना? ये मंदिर है, इसको आप देख सकते हैं। तो मंदिर के जो आसपास के जो लोग थे उनमें संगीतकार, है ना, नर्तक इत्यादि थे। तो उनकी जो उपज की भूमि से जो भी उन्हें जो उपज मिलती थी उन भूमि से, उनको इन लोगों के ऊपर खर्च किया जाता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, मतलब वहाँ मंदिरों में पूजा आराधना ही नहीं होती थी, तो और क्या होता था वो देखते हैं इसमें। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आर्थिक सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र रहते, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बताती है। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। जो मंदिर से जो भी शिल्प बनती थी उसमें क्या था, कांस्य प्रतिमा बनाने का काम जो शिल्प था वो इसका वर्णन इसमें किया है, ये श्रेष्ठ था, इसमें बताया गया है। तो प्रतिमा बनाने का काम श्रेष्ठ था, विशिष्ट था। तो चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। इसमें संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो भी चोल कांस्य प्रतिमाएं हैं उनकी गिनती इसमें की जाती है। ज्यादातर प्रतिमा तो देवी देवताओं की ही होती थी। प्रतिमा थी किसी की होती थी, ज्यादातर देवी देवताओं की ही प्रतिमाएं ज्यादातर होती थी। लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। देवी देवताओं की प्रतिमा तो होती थी, लेकिन उनके साथ साथ भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई गई थी, ऐसा इसमें कहा गया है। कृषि और सिंचाई देखेंगे, है ना? अब एक बार आप प्रतिमा देख लीजिए, ये काष्ठ प्रतिमा है, उनकी बनाने की कला कितनी अच्छी लग रही है ना? तो प्रतिमा आप देख सकते हैं।
ये प्रतिमा है। तो 4 है, एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। आप देख सकते हैं इसे। इस पर गौर कीजिए कि ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई गई जाती थी। ये जानने के लिए अध्याय 6 जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी को। इसीलिए तो यहाँ से आयोग क्वेश्चन बना देता है। ना? बच्चे को बेसिक नॉलेज है या नहीं। तो कृषि और सिंचाई के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इतना इसमें दिया है कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं। चोलों की जो कई उपलब्धियां हैं, जो कृषि में जो नए विकास हुए उनसे संबंधित है। तो विकास के माध्यम से संभव हुई है। मानचित्र 2 में आप देखेंगे और गौर करेंगे कि कावेरी नदी, कौन सी, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है ना। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जो मिलने से पहले क्या होता है, वो कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। ये शाखाएं बार बार पानी उलिचती हैं, क्या करती है, जिससे बार बार पानी निकलता है या पानी उलिचती है, बात एक ही है ना। जिससे जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। जब वहां से बार बार पानी बाहर निकलेगा तो मिट्टी, जब किनारे की मिट्टी कैसे हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, अवसाद जाके जमेगा बार बार। अवसादों को इकट्ठा करेगी तो क्या होगा, उसमें मिट्टी उपजाऊ होगी। शाखाओं का पानी कृषि, है ना, कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है ना। शाखाओं का पानी है, जो चावल की खेती होती है ना, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी पानी उपलब्ध कराता है ये, नमी उपलब्ध होती है उसके लिए। हालांकि तमिलनाडु को दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। हाँ, तमिलनाडु के दूसरे जो हिस्सा है उसमें कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। और 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी। कब, 5वीं और 6ठी सदी में बड़ी खेती स्टार्ट होगी इस इलाके में, बड़े पैमाने पर। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, इनको जंगलों को साफ किया जाना था। और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। कहीं कहीं पर तो जंगल साफ करने थे और कहीं जमीन को समतल करना था। वही बात इसमें दी है। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पानी की बाढ़ ना आ जाए तो उसको रोकने के लिए क्या होते, तटबंध बनाते थे, बांध बनाए जाते थे। और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कुछ क्षेत्र थे वह एक साल में दो दो फसलें हो जाती थी ना। तो इसको हम थोड़ा देख लेंगे। देख सकते हैं नेचुरल कितना देखने में बढ़िया लग रहा है ये। प्रकृति दृश्य देखने में अच्छे ही लगते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। चित्र 5 में ये दिखाया गया कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। देखेंगे आप लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हम कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी थी, है ना। कई जगह ऐसी थी जहाँ कृत्रिम रूप से उन फसलों का सिंचाई करना महत्वपूर्ण थी, है ना। वह पानी अपने आप नहीं ले जाया जाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, है ना। सिंचाई की जो पद्धतियां थी क्या थी कि कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जहाजों में सॉरी कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। तो कुछ जगह है, पानी को जो बारिश हो रही है उसको एकत्र करने के लिए सरोवर बनाए गए, ऐसा इसमें कहा गया है। स्मरण रहे, याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है। सिंचाई के काम में क्या होती थी, योजना की जरूरत होती थी। कहाँ कितना पानी देना है, किसको पानी देना है, किस फसल में कितना पानी लगेगा, है ना, कितनी सिंचाई करनी है। तो इन चीजों की इन्होंने जानकारी होती थी।
जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, है ना, श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, है ना, पानी का बंटवारा किया जाए तो कैसे किया जाए, तो श्रम है उसकी देख रेख करना, है ना, उसका वितरण करना, ये बात इसमें दी गई है। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई, है ना, देख सकते हैं हम लोग। थोड़ा साम्राज्य का प्रशासन इसको देख लेते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था, प्रशासन था किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो और कहलाती थी, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, और कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। सिंचित खेती थी, जो खेती में पानी लग रहा है यानी सिंचाई की जा रही है, तो वो क्या होगी, वो बस्तियां क्या होगी, समृद्ध होगी। इस तरह के लोगों सॉरी इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था, देख सकते हैं इसको। गांव क्या थे, कहलाते थे, नाडु कहलाते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। हर चीज को एनसीईआरटी ने डिटेल में बता दिया है। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के काम के नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान सम्मान के रूप में मुवेंद बेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, जो मुवेंद बेलन बोलते हैं उसी की बात की गई है। ठीक है, अरियार प्रधान, अरियार किसको बोलते हैं, प्रधान को। और इसको मुवेंद बेलन को थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे, ये शब्द मतलब पूछे जाने वाले हैं परीक्षा के लिए, तो इन शब्दों की तरफ आप ध्यान देंगे, वो थोड़ा पकड़ेंगे। लेकिन पढ़ने में शब्द थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक दो बार आपकी निगाहों से गुजरेंगे तो ये शब्द आपको आसान लगने लगेंगे। तो हमने बता दिया ये कि तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, जिसे मुवेंद बेलन कहते हैं। अरियार क्या होता है, प्रधान। जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। भूमि के प्रकार, अब भूमि देखो ये थोड़ा इंपोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बने हैं, हर बार बने हैं यहाँ से। तो ये भूमि के प्रकार पे हम थोड़ा ध्यान देख लेंगे, है ना, ध्यान दे लेंगे इनमें। और अगर हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लेंगे। देखिए, बेलन बगाई, है ना, बेलन बगाई क्या है, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। और ब्रह्मदेव, यह क्या है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, देख सकते हैं। ताला भोग क्या है, किसी किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दान में दी जाती थी उसको क्या बोलते थे, साला भोग बोलते थे, है ना। देवदान या तिरुनमुड्डकनी, जिसका नाम है क्या, देवदान, तिरुनमुड्डकनी, जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है उसको बोलते हैं। थोड़ा सही से कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। पलचंदम, जन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। इनके नाम ऐसे हैं जो आपको पूछे जाते हैं, परीक्षा में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप देखेंगे, आप परीक्षा के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, आप यहाँ से क्वेश्चन बड़े हुए मिलेंगे। अरे सही सीधा सीधा दे देते हैं, और चार ऑप्शन में ये दे दिए। यदि आपने पढ़ा है, अगर यदि आपको पता है तो आप सही कर ले जाएंगे, नहीं तो गलत तो होगा ही। तो एग्जामिनर इन चीजों से ही खिलता है ना, क्योंकि इस परीक्षा में जो सफल असफल का जो ब्यौरा होता है ना, वो यहीं से बनता है। तो जो भी टर्म जो आपको दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं, आपने आप से ग्रेड कीजिए, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के साथ है, संस्थान नंदिनी आईएएस की टीम आप लोगों के साथ में है।
ये सब लोग आपके लिए है, क्योंकि लक्ष्य यूपीएससी तो बैच 2025 आपके लिए है, क्योंकि 25 मई 2025 की परीक्षा आप लोगों के लिए ही है ना। तो उसी को ध्यान में रख करके ये चीज आपको पढ़ाई जा रही है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। क्या हुआ? भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। किसको? ब्राह्मणों को समय समय पर। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। जब इनके साथ ये हो रहा है तो क्या होगी? जब ब्राह्मणों की बस्तियां होगी क्या होगी? संपन्न होगी। हाँ, तो जो ढेरों बस्तियां थी वो क्या हो गई? अस्तित्व में आ गई ना। कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? ब्राह्मण भूस्वामियों की, जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनकी जो सभा थी उसके माध्यम से उनकी देखरेख की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। मतलब मंदिर की दीवार पर इनके विवरण लिख दिए जाते थे, इससे इनका काम क्या हो? माननीय हो, माना जाए। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। देख सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर में जो प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है। कहाँ? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के जो उत्तर मेरूर जो जगह है वहां से जो अभिलेख मिला है उसमें इस बात का विस्तार से वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनके लिए क्या थी? इनके लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी कि हर समिति को अपना अलग अलग काम दिया गया था। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, इस सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे तो उनके नाम ताड़पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। जो योग्य है इन समितियों के सदस्य बनने के लिए उनके नाम क्या थे? तामपत्र पर लिख दिए जाते थे, छोटे से टिकटों पर। और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसमें? मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी कि टिकटों पर नाम लिखे और एक बर्तन में रख दिए, है ना। एक छोटे लड़के को बुला करके हर समिति की सदस्य का चुनाव करने के लिए उस बर्तन में से जो लड़का अपनी इच्छा से निकाल के दे देता था उसी को उस समिति का सदस्य बनाया जाता था। वो इसमें ये कहने की प्रयास किया गया है। हर समिति के लिए सदस्य का चुनाव इसी तरह से होता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री थोड़ा हम पढ़ लेंगे क्या कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, कौन सा अभिलेख है? उत्तर मेरूर जो अभिलेख है उसके अनुसार जो सभा की सदस्यता है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो उस जगह का उसे स्वामी होना चाहिए, है ना। उनके पास अपना घर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। और उसमें क्या कहा गया है? उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। इनकी मतलब पात्रता थी उनकी अपॉइंटमेंट करने की, है ना। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने से संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो ये बताया ना।
अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। ये भी जाना 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 चाहिए, है ना। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरुडम से एक उदाहरण है, उसे हम देखेंगे, है ना। उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। पेरिया पुरुडम क्या इसका उदाहरण है? अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठ समाज के बाहर मानते थे। इसके बारे में उन्होंने बता दिया है ना। पलाया के बारे में लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। ओछे मतलब छोटी किस्म के, है ना। तो खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे, और बता दिया है। गहरे रंग के गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, गहरे रंग के बच्चे थे, कैसे थे? काले रंग के कंगन वो पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मतलब डॉट डॉट मतलब आगे की कहानी इसमें शॉर्ट करके बता दी है ना। तो मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूर नी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया, है ना। तो आम के पेड़ भी थे उस समय, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। क्या थे? नगाड़े लटके हुए थे। और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। का बिस्तर कर दिया है। तो लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलेयार, यानी पुलाया का बहुवचन है ये, तो पुलेयार को दिन के काम पर जाने की हौक लगाते हुए बाग दे दी, है ना। ये मुर्गों की बात की गई है। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो ये इन्होंने उस समय की कहानी को बता दिया। तो स्थिति है ये, समझ सकते हैं इसको, आपने पढ़ ही लिया है ना। तो इसमें ज़्यादा हमें विस्तार नहीं करेंगे इसका। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, है ना। क्या कि क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें आप। आपको ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? आपके ख्याल से बताइए, आपके ख्याल से इन सब का उल्लेख अभिलेखों में क्यों नहीं किया गया? ये आपके लिए है। तो तांग वंश के युग का चीन, तांग वंश के युग का चीन, इसके बारे में बताया गया, इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। क्या है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन में तांग राजवंश था, उस समय क्या हुआ? एक साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक, 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। कितनी? लगभग 300 वर्षों तक, 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहा, 10वीं सदी तक रहा, सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। नौकरशाहों के द्वारा ये क्या होता था? प्रशासित कराया जाता था, पर नियंत्रण था। यानी परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक काम 1911 तक क्या रही? कायम रही थी। ये परीक्षा थी, क्या थी? इतने समय तक क्या रही थी? कायम रही थी, चलती रही थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न है या भिन्न थी? इस पर आप विचार कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, चैप्टर 2, अध्याय 2। और उसमें जो शब्द हैं, जैसे हम 20 शब्द बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। जैसे सामंत मैंने पढ़ लिया, उसमें मंदिर को पढ़ लिया, है ना, नाडू को पढ़ लिया, और हमने सभा को पढ़ लिया। तो इसके जो हमारे उपयोगी शब्द हैं। तो आज तक की क्लास में हमने
क्लास 7 के एनसीईआरटी के दूसरा चैप्टर कवर कर लिया है, और इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें पहला चैप्टर कवर हो गया है। तो जो नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं हमारी इस क्लास में, तो वो जिससे पहले जो क्लास जो डल चुकी हैं, है ना? जो क्लास जो हैं, उनको आप देख सकते हैं, और वहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक से एक शब्दों को हमने बड़े आराम से, बड़े धीमी-धीमी गति से पढ़ा है, जिसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसे चाहो तो 1.5 गुना की स्पीड में देख सकते हो, हाँ? वो आपके ऊपर है, आप किस तरह समझना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो हमने उसमें ज़्यादा तेज़ नहीं बोला, अपने आराम से तसल्ली से उसको किया है।